Good morning, everyone. Once again, we are coming to discuss new chapters by the new way. You know very well, in the last few videos before the pre-board examination second, we discussed each and every chapters of class 12 business studies in a proper significant way. We discussed each and every topic with the explanation given in the book as well as the different side book like Poonam Gandhi as well as the main book that is an NCRT. So now we will move to the discussion upon the CBSE sample question paper 2020, and this question paper is issued by the CBSE on 9 October 2020. For the clarity in the paper pattern of the class 12 business studies for the session 2020-21. So let us start the today's video with the explanation of the sample question paper 2020 issued by CBSE. So first of all, before starting a topic, these are the important general instruction related to the business studies. That is, in this question paper contain 34 क्वेश्चन. इट मीन्स आपको 3 घंटे में 3 आवर्स में 34 क्वेश्चंस करने हैं, उसको सॉल्व करना है, उसको टच करना है, उसको उसका रिस्पॉन्स देना है, और मैक्सिमम मार्क्स हैं 80. मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन. सारे क्वेश्चन जो गिवन है उनके सामने उनके मार्क्स भी इंडिकेटेड किए गए हैं. आंसर शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस स्टडीज़ में कि आप जो भी आंसर्स लिखिए वो ब्रीफ होना चाहिए. इट मीन्स शॉर्ट होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए. यानी कि आप जो भी आंसर लिख रहे हैं वो घुमा फिरा कर नहीं होना चाहिए, रिमार्केबल होना चाहिए, यानी आपको अपने कंटेंट से रिलेटेड होना चाहिए. Answers to the question carrying 3 marks may be from 50 to 75 words. यानी जो क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं वो 3 मार्क्स के होने चाहिए. 3 मार्क्स के अगर हैं कि कोई क्वेश्चंस, तो उसके आंसर आपको 50 टू 75 वर्ड्स में देना होगा. और अगर कोई भी क्वेश्चन जो 4 मार्क्स का है तो आप उसके लिए अराउंड 150 वर्ड्स आपको लिख सकते हैं. और आंसर टू द क्वेश्चन कैरिंग 6 मार्क्स मे बी अबाउट 200 वर्ड्स. आपको 200 वर्ड्स में उस आंसर को देना होगा. एंड द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन टुगेदर. इट मीन्स आपको जो भी पार्ट का आप आंसर दे रहे हैं वो क्वेश्चंस एक साथ होने चाहिए. सो द फर्स्ट क्वेश्चन which are asked by the model paper, that is in dot is the process of dividing work into manageable activities and then grouping the activities which are similar in nature. So in this question you can see that क्वेश्चन में पूछा है कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सारी एक्टिविटीज़ को डिवाइड करते हैं इनटू द डिफरेंट वर्क एंड देन ग्रुपिंग एक्टिविटी विच आर सिमिलर इन नेचर. और जो एक्टिविटी सिमिलर नेचर की होती है उसको ग्रुप कर देते हैं. यानी दो बातें, डिवीज़न ऑफ वर्क एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़. डिवीज़न ऑफ वर्क मीन्स व्हाट, कि हम जब काम को बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और फिर उसमें से जो एक्टिविटीज़ सिमिलर नेचर की होती हैं उनको ग्रुप कर देते हैं. जैसे हमें चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होंगी जो सिमिलर नेचर की हैं. जैसे कि अगर हमें चाय को ख़रीदना होगा, चीनी को ख़रीदना होगा, दूध ख़रीदना होगा, यानी मिल्क, शुगर एंड, ये तीनों अलग अलग कॉमोडिटीज़ हैं, बट तीनों से हम तभी प्रोड्यूस कर सकते हैं जब तीनों को हम परचेस करके लेकर आएँ. यानी सिमिलर एक्टिविटीज़ क्या हुई, परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल. तो उसको हमने एक ग्रुप कर दिया उन सारे एक्टिविटीज़ को. सो इसके ऑप्शंस गिवन है, कोऑर्डिनेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. तो देखो कोऑर्डिनेशन की तो बात ही नहीं है यहाँ पे. डिपार्टमेंटलाइजेशन के बारे में बाद में बात करेंगे. पहले देखो थर्ड ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ये कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी डिसाइड नहीं करता और इसमें हम अथॉरिटी को डेलीगेट भी नहीं कर रहे हैं. अथॉरिटी को डेलीगेट करने का मतलब होता है कि अगर हमें कोई काम मिला है और हम वो काम खुद ना करके किसी और को ये काम प्रोवाइड कर रहे हैं. So it will be known, the right answer is option B, departmentalization. Okay.
आई होप इट इज़ क्लियर, क्योंकि दो तरह से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। एक, या तो आपको राइट आंसर पता हो, तब तो सिंपल सा क्लियर दिख रहा है, इट इज़ इन सेकेंड स्टेप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, दैट इज़ इन डिपार्टमेंटलाइजेशन। बट अगर आपको क्लियर आंसर नहीं पता है तो आप ऐसे भी आंसर तक पहुंच सकते हैं कि जितने भी ऑप्शंस दिए हैं उन सारे ऑप्शन में जो ऑप्शन नियरेस्ट पॉसिबल, जो कि गलत ही होंगे, उनके करेक्शन के कोई चांसेस नहीं है, तो उन सब को हम करेक्टली क्या कर लेते हैं, लेफ्ट आउट कर देते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज second question, even though the political condition vary from country to country, they impact the sentiment of an investor in the business. If instability of the political condition cause uncertainty and make it difficult for him to predict the future, which feature of the business environment is being highlighted in the above statement? So this is a very important question for us. So कह रहा है कि political condition, you know very well, vary from country to country different होती है. They impact the sentiment of an investors in the business, और वो हमारे इन्वेस्टर्स के जो सेंटिमेंट हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उसको इफेक्ट करता है. If the instability of the political condition cause uncertainty and make it difficult for him to predict the future, और कह रहा है अगर पॉलिटिकल कंडीशन ऐसे ही अनस्टेबल रहेगी तो वो अनसर्टेन क्रिएट करेगी और जिससे हम फ्यूचर को ईजिली प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे. सो आपको इस पूरे स्टेटमेंट में, पैराग्राफ से आपको आइडेंटिफाई करना है विच फीचर ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ बीइंग हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट. सो इसमें आप देख रहे हो कि पॉलिटिकल कंडीशन वेरी टू वेरी है, वो इन्वेस्टर के सेंटीमेंट को इफ़ेक्ट भी करता है, और पॉलिटिकल कंडीशन जो है अनसर्टेन है और वो डिफ़िकल्ट है कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते फ्यूचर. तो इसमें देखिए ऑप्शंस जो गिवन है वो है, फर्स्ट स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, सेकंड इज़ डायनेमिक नेचर, रिलेटिविटी एंड ऑल द अबव. तो अगर हम पहला देखें स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, तो यहाँ स्पेसिफिक फोर्सेस की बात भी हो रही है. स्पेसिफिक फोर्सेस लाइक अ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट की बात हो रही है, ठीक. और जनरल फोर्सेस की बात हो रही है लाइक इन्वेस्टर्स. सेकंड है डायनेमिक यू नो वेरी वेल, फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, डायनेमिक भी है. रिलेटिविटी है क्योंकि यहाँ पर एक फैक्टर से दूसरे फैक्टर को हम रिलेट कर सकते हैं, एंड वी कैन सी दैट सच फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द बेटर वे टू द अदर फैक्टर. यानी एक चीज़ें दूसरी चीज़ों को बेटर वे में इफेक्ट कर रही हैं. ओके, सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. सो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था वो था आपका, फर्स्ट का सॉल्यूशन था डिपार्टमेंटलाइजेशन, सेकंड का राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. Anyone can be called manager irrespective of the educational qualification possessed. कह रहा है कोई भी मैनेजर बन सकता है, कोई भी मैनेजर बन सकता है irrespective of the educational qualification possessed, इसके पास उसकी क्वालिफिकेशन हो या ना. Identify the characteristics of the profession that management does not fulfill in the statement being discussed above. इस स्टेटमेंट में कौन सा मैनेजमेंट या प्रोफेशन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो फुलफिल नहीं होता प्रोफेशन का. तो आपको पता है प्रोफेशंस के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है और सर्विस मोटिव होता है. ये 4 बेसिक फीचर हैं किसके, मैनेजमेंट के, सॉरी प्रोफेशंस के. ये चारों फीचर में से कौन सा ऐसा फीचर है जो मैनेजमेंट, जो प्रोफेशन में प्रेजेंट नहीं होता है, जो प्रोफेशन में मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं होता है, एज वेल एज इस सेंटेंस से भी वो चीज़ मैच होनी चाहिए. एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं होता, प्रोफेशनल एसोसिएशन भी नहीं होता, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री भी नहीं होती है, सर्विस मोटिव थोड़ा बहुत मान सकते हैं होती है. तो अगर हम बात करें कि प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सेंटेंस में क्या लिखा है, एनी वन कैन बी द कॉल्ड मैनेजर, कोई भी मैनेजर कहा जा सकता है, किसी को भी हम मैनेजर कह सकते हैं.
इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रेजेंट, चाहे उसके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रेजेंट हो चाहे ना हो। तो इस सिचुएशन में वी कैन से दैट दिस इज कॉल्ड अ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, क्योंकि इसमें किसी की एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है, क्योंकि मैनेजर कोई भी बन सकता है, उसके लिए क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, बट प्रोफेशंस वही बन सकते हैं या प्रोफेशन वही कंटिन्यू कर सकते हैं या उसको तभी अडॉप्ट कर सकते हैं जब उनके पास उसकी प्रॉपर नॉलेज हो और आपके पास उसका एक डिग्री हो। तो क्वेश्चन नंबर 4, इवन आफ्टर ओपनिंग अप ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन 1991, फॉरेन कंपनीज फाउंड इट एक्सट्रीमली difficult to cut through the bureaucratic red tape to get permits for doing businesses in India, which created a negative impact on business। कह रहा है जब इंडियन इकोनॉमी ओपन हुई 1991 में, फॉरेन कंपनी फाइंड आउट इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कट थ्रू द ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप टू गेट परमिट फॉर डूइंग बिजनेस इन इंडिया, विच क्रिएटेड अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस। आपको बिजनेस एनवायरमेंट के डायमेंशन को बताना है, विच लेड टू क्रिएशन ऑफ द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस, एंड द राइट आंसर इज पॉलिटिकल। कई लोग सोच रहे थे सोशल होगा, टेक्नोलॉजिकल होगा, पॉलिटिकल होगा, सॉरी लीगल होगा, ये पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि 1991 में जब हमारे देश में हमारा देश जब इंडियन इकोनॉमी ओपन हुआ तो फॉरेन कंपनीज फाउंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कट थ्रू द ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, क्योंकि आपको पता है हमारे इंडिया में परमिशन लेना हो किसी चीज़ का तो रेड टेपिज्म बहुत है, मतलब लाल फीता शाही कह सकते हो, या किसी भी चीज़ को करने का एक बहुत घुमा फिरा के तरीका होता है। सो ये पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट किया देन है। नंबर 5, नेम द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव organizational objective by efficiently using limited resources in a challenging environment। देखिए मैनेजमेंट का बेसिक मतलब ही क्या होता है, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, यानी एक ऐसा प्रोसेस हम वर्किंग का इन्वॉल्वमेंट करते हैं, क्रिएट करते हैं, जिसके थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को ईजिली अचीव कर सकते हैं विथ द यूजिंग लिमिटेड रिसोर्स। इट मीन्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि with the help of the management, you know very well, हम लोग के पास रिसोर्सेस कम रहते हैं, हमारे पास संसाधन कम है, बट उसकी हेल्प से हमें चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं, यानी कि मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम रिजल्ट। दिस इज़ अ बेसिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट का यही कहना है कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है बाय यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज। इसी से आपके लिए प्लानिंग में ऐसा होता नहीं है व्हाट टू डू हाउ टू डू, ऑर्गेनाइजिंग में हम रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करते हैं, कंट्रोलिंग में हम लोग क्या करते हैं आफ्टर द डायरेक्टिंग जो हमारा डेविएशंस आते हैं उस डेविएशन पे हम कंट्रोल इस्टेब्लिश करते हैं। ओके, द 6th क्वेश्चन इज टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर मैनी, बहुत ही ध्यान सुनिएगा, टू द इंक्रीज इन द डिमांड फॉर मैनी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, health product and services in the past few months is related to the need for building immunity and an increased awareness for healthcare due to the spread of coronavirus। आपको पता ही है कि हमारे देश में कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा है और ऐसी सिचुएशन आई हुई है, तो इस सिचुएशन को लेकर चीज़ें भी बेटर हो रही हैं पहले से। तो इस समय आपको पता है ना हमारे इम्यूनिटी बूस्टर वाले जो प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट देखिए, चाहे आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, चाहे वो हेल्थ प्रोडक्ट हो, चाहे कोई सर्विसेज हो, वो उसमें एक चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट फोकस की जाती है, दैट इज़ एन इम्यूनिटी बूस्टर, कि आपको ये खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी और बेटर होगी, जिससे आपको कोविड-19 होने का जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। तो ये एक फीचर है, आपको बताना है ये बिजनेस एनवायरनमेंट की किस फीचर को रिलेट करता है। पहला है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटर रिलेटेडनेस, रिलेटिविटी। सो आप यू कैन सी दैट कोविड-19 की स्प्रेड के कारण हमारे देश में क्या हुआ, ड्यू टू द कोविड-19, ड्यू टू द कोरोना वायरस, आपकी जो हमारी कंट्री हो, पूरा वर्ल्ड हो, सब में क्या हुआ, इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई और लोग उसका प्रोडक्शन भी बढ़ गया। ठीक है,
तो ये दिखाता है इंटर रिलेटेडनेस को। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब कि चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं, यानी एक्स फैक्टर इज रिलेटेड टू द वाई फैक्टर। ओके, नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सोशल इन्वायरमेंट। बर्थ एंड डेथ रेट होती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन ये उसका एक लीगल इन्वायरमेंट होता है, पॉपुलेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये बर्थ एंड डेथ रेट, दीज आर द सोशल इन्वायरमेंट, बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री इज अ लॉ फॉर द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स वाई constitution of the country is not an element of the social environment, it is an element of the political legal environment. नेक्स्ट, काफ़ी लोग इस क्वेश्चन में काफ़ी कंफ्यूज थे। एवन वेयर मेंबर ऑफ अ डिपार्टमेंट विलिंगली cooperate and work, a manager has to coordinate the effort of different people in a conscious manner. कह रहा है even where member of a department willingly cooperate and work, manager has to coordinate the effort of the different people in conscious manner. अब आपको बताना ये यूनिटी ऑफ एक्शन है? नहीं। क्या ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है? नहीं। क्या ये कोऑर्डिनेशन के परवेसिव फंक्शन को दिखाता है? नहीं। बहुत ही ध्यान से, इवन वेयर मेंबर ऑफ अ डिपार्टमेंट, यानी मेंबर जो होते हैं डिपार्टमेंट के, विलिंगली कोऑपरेट इन वर्क, अपनी इच्छा से क्या करते हैं? कोऑपरेट करते हैं और काम करते हैं। मैनेजर हैज़ टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट ऑफ द डिफरेंट पीपल इन अ कॉन्शियस मैनर, उसके बाद भी मैनेजर को क्या करना पड़ता है? लोगों की चीज़ों को, एफर्ट्स को कॉन्शियस मैनर के हिसाब से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। वो तो करना ही पड़ता है, क्योंकि कुछ तो ऐसे होते हैं जो कोऑर्डिनेट नहीं करते। सो बेटर मैनेजमेंट इज़ देयर, जहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैनेज करते हैं डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का मतलब होता है वॉलेंट्री करते हैं, उनको किसी तरह की कोई भी प्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, name the function of the management which helps in the formulation of the future plan in the light of the problem that were identified and thus helps in the better planning in the future period. कह रहा है आपको उस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का बताना है। 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उसमें से बताना है कि विच हेल्प्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द फ्यूचर प्लान, जो हेल्प करता है फ्यूचर प्लान के फॉर्मुलेट करने के लिए, in the light of the problem that were identified and thus helps in the better planning in the future period. और वो क्या करता है? जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करता है और उस प्रॉब्लम को फोकस करते हुए हमें फ्यूचर में कैसे अपने काम को और बेटर करना है, कैसे अपनी चीज़ों को फ्री ऑफ एनी एरर बनाना है, वो किस क्राइटेरिया में आएगा। सो द राइट आंसर इज कंट्रोलिंग। यू नो वेरी वेल, विदाउट कंट्रोलिंग वी कैन नॉट check whether there is a current plan is working or not working, as well as the second plan is that कि कंट्रोलिंग की हेल्प से हमें ये भी फ़ायदा मिलता है कि हम फॉरवर्ड लुकिंग भी होता है। यू नो वेरी वेल, बिकॉज जब हम कोई प्लान करते हैं और प्लान सक्सेस है कि अनसक्सेस टोटली डिपेंड ऑन द कंट्रोलिंग। एग्जीक्यूशन के बाद कंट्रोलिंग हमें बताता है कि वो प्लान कितने लेवल तक सेटिस्फाइड है या कितने लेवल तक वो सक्सेस है। अगर वो सक्सेस नहीं है तो उसमें भी किसका रोल है? सबसे ज़्यादा किसका कंट्रीब्यूशन बनता है? उसमें कंट्रीब्यूशन बनता है एग्जीक्यूशन का, और एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं है तो हमें फिर कंट्रोलिंग करना पड़ता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट control in which only significant deviation which go beyond the permissible limit should be brought to the notice of the management. The option is management by control, control by exception, critical point control, D, A and B. आपको ये एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आना है जिसमें सिर्फ सिग्निफिकेंट डेविएशंस को ही हम फोकस करते हैं, और उस सिग्निफिकेंट डेविएशंस को अगर वो परमिसिबल लिमिट से है, गो बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द मैनेजमेंट। आपको पता है दिस इज कॉल्ड कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। कंट्रोल बाय एक्सेप्शन यही बोलता है कि हमें कंट्रोल तभी करना चाहिए जब एक परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा हमारा डेविएशन हो जाता है। अगर उससे कम डेविएशन है तो हमें उस पर फोकस नहीं करना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा डेविएशन है तो हमें उस पर प्रॉपर अच्छे से फोकस करना चाहिए। ओके, सो द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज
जो सिर्फ सिग्निफिकेंट डेविएशंस को ही देखता है, यानी अगर कोई भी डेविएशन परमिसिबल लिमिट से ऊपर हो जाती है तो वहाँ पर हमें मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को फोकस करना पड़ता है। लेट्स वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज एन dot is a process by which manager brings out of chores and removes conflict among people over work or responsibility shares and creates an environment suitable for teamwork। कह रहा है कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम मैनेजर्स जो होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो, जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर सकते हैं और एक सुटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं फॉर द टीम वर्क। बहुत ही ध्यान से देखिएगा कौन सा ऐसा प्रोसेस है, कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसकी गलती थी, कौन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अगर ये सारी चीज़ें नहीं हुई तो हम किसको रिस्पॉन्सिबल देंगे। तो सच टाइप ऑफ द थिंग can be estimated and calculated by the very important function of the management, that is an controlling। Okay, so the controlling is a process by organizing is a process जिसमें structure create करते हैं। Sorry for the mistake, the right answer is organizing। Why? Because ये कह रहा है कि हम एक environment create करते हैं for the team work, क्योंकि टीम जब भी रहेगी जहाँ दो से दो, when two or more than two people are working together for achieving a common goal, it is known as an organization। and to decide whether we are reporting to the others and हमें किससे ऑर्डर लेना है और किसको ऑर्डर देना, मतलब किससे ऑर्डर लेना है और किसको आंसर देना है, ये सब चीज़ें अगर हमें चेक करनी है तो वी कैन ईजिली चेक विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। So it means organizing is a very important function of the management by which we remove out the chores, conflict among the people and the responsibility sharing. Easily we can share the responsibility and create a better environment for the teamwork। Okay, so the question number 12 is, it is an option internal choice in the MCQ question, that is an ensure that heads of a separate business unit in the business organization are responsible for the profit or loss for the unit ever authority over it। देखो क्लियर है कौन सा ऐसा बिजनेस यूनिट, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है या कौन सा ऐसा काम है जिससे हम क्या करते हैं, पूरे बिजनेस यूनिट को डिफरेंट हेड में डिवाइड कर देते हैं ताकि सब अपने अपने यूनिट का प्रॉफिट एंड लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट इज़ कॉल्ड डिविजनल स्ट्रक्चर। यू नो वेरी वेल डिविजनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या करता है, पूरे एक प्रोसेस को, पूरे एक प्रोडक्ट को कई सारे पार्ट में डिवाइड करता है। वहीं जो हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर है वो डिवाइड करता है बट फंक्शन के बेसिस पे नहीं, प्रोडक्ट के बेसिस पे चीज़ों को डिवाइड करता है। सो विद द हेल्प ऑफ द divisional structure as well as the functional structure तो इतना क्लियरिटी से डिवाइड नहीं करता क्योंकि वहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे अगर हम, आपको पता ही है कि अगर हम सोप सेल करते हैं एज वेल एज अगर हम मेडिसिन सेल करते हैं तो सोप का अलग एक फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा, मेडिसिन का एक अलग फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा और सबके अपने अपने ये दोनों डिविजनल हैं। लेकिन अगर हमें ये पता करना होगा कि सोप इंडस्ट्री में मुझे फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान, कि अगर हमें ये पता हो मेडिकल इंडस्ट्री में प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, तो वी कैन ईजिली एनालाइज विद द हेल्प ऑफ द डिविजनल स्ट्रक्चर। सो द राइट आंसर इज डिविजनल स्ट्रक्चर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इन अ कॉलम 1 with their respective definition in the column 2. Column 1 product concept, selling concept and marketing concept. The third relate to maintain the high quality of the product। यहाँ देखिए क्लियरली लिख लिया है कि हाई क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट की बात हो रही है। प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात किस में होती है,
प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में ही होती है। सेकेंड कॉलम में दिया है रिलेट्स टू सेटिस्फाइंग कंज्यूमर नीड्स। यहाँ हम कंज्यूमर नीड्स को सेटिस्फाई करने की बात कर रहे हैं, तो हम कंज्यूमर नीड्स को सेटिस्फाई तभी कर पाएंगे व्हेन वी फॉलो द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वो फॉलो द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। एंड द नंबर थर्ड इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। थर्ड है आपका रिलेट्स टू एग्रेसिवली परसुएडिंग बायर्स टू परचेज द बाई। ये कहता है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है, किसी भी कॉस्ट पे एट एनी कॉस्ट हमें अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना है। दैट्स वाई द राइट आंसर विल बी द डी 1/3 सेकेंड, यानी पहले का फर्स्ट, बी का थर्ड एंड सी का सेकेंड। Okay, now we are moving to the next question, which are given as a optional. In order to get feedback about its recently launched immunity boosting Ayurvedic medicine, Atulya Limited conducted an online survey using a questionnaire to gather customer views and opinions. Identify the marketing function being used by Atulya. कह रहा है रिसेंटली एक आयुर्वेदिक मेडिसिन लॉन्च की, इम्यूनिटी बूस्टिंग मेडिसिन थी, और उस मेडिसिन के लिए फीडबैक रिसीव किया गया। अतुल्या लिमिटेड ने ऑनलाइन सर्वे कंडक्ट कराए यूजिंग क्वेश्चन आयर, और इन्फॉर्मेशन गैदर किया, कलेक्ट किया किसके, कस्टमर के व्यूज़ एंड ओपिनियंस। आपको ये बताना है कि यहाँ मार्केटिंग फंक्शन का कौन सा फंक्शन अडॉप्ट किया गया है। स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग नहीं है, कस्टमर सर्विस नहीं है, gathering and analyzing market information. Yes, the right answer is gathering and analyzing market information, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, आगे उस प्रोडक्ट में क्या चेंजेस लाना है, उस प्रोडक्ट में क्या नीड है, कौन सी चीज़ हम चेंज करते हैं ताकि लोग खुश हो जाएं और उस प्रोडक्ट को और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अब आते हैं पैसेज टाइप के क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को डिक्टेट करते हैं। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट इन द आंसर क्वेश्चन को नंबर 13 to 16 ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। इसका सोलर लिमिटेड इज सर्चिंग ऑप्शन टू रेज 20,000 करोड़ फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट फॉर डाइवर्सिफिकेशन एंड modernization of the existing project. It hired the service of the renowned financial consultancy firm Dhanlakshmi Private Limited for suggesting open options for the same. Dhanlakshmi Private Limited suggests a list of the option to the board of director of the company. It was decided that for the immediate requirement of the 1500 crore, the company will give a privilege to the existing shareholder to subscribe to a new issue of share according to term and the condition of the company. 4,500 crore would raised by the allotment of security to the consortium of the financial institution instead of the inviting application subscription from the public by making direct appeal to the investor to raise capital. It was further decided to raise capital to the tune of rupees 6,000 crore through an issue house. All these options were accepted by the board of directors. The board further decided to raise 8,000 crore through the online system of the stock exchange by entering into an agreement with the exchange. ये सारा पैराग्राफ था, मुझे लगता है आपने अच्छे से पढ़ा होगा, मैंने भी 2-3 बार पढ़ा हुआ है। सो आई होप हर क्वेश्चन का आंसर इस पैराग्राफ में। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ न्यू इशू इन द प्राइमरी मार्केट नॉट टेकन अप बाई सोलर लिमिटेड। आपको ये बताना है कौन सा इसमें मेथड फॉलो नहीं किया गया है। ऑफर फॉर सेल था, क्योंकि इसमें उसने ब्रोकर को इशू किया था, और ब्रोकर को फिर ये ऑप्शन दिया गया था कि आप क्या करिए, चीज़ों को सेल करिए। तो लिखा है, देखो आप खुद देख लो, इसमें लिखा है 1500 करोड़ हमने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया तो राइट इशू हो गया। 4,500 दिया गया किसको, कॉन्सोर्टियम ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और लिखा है इंस्टीड ऑफ इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द पब्लिक, हमने पब्लिक को शेयर इशू किया ही नहीं, यानी कि इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस का यहाँ बात ही नहीं है। ठीक है, क्लियरली लिखा हुआ है कि इस क्वेश्चन में इनवाइटेड एप्लीकेशन पब्लिक से नहीं मंगाया गया। सो राइट आंसर इज इशू ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। सेकेंड क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन दिस पैराग्राफ, दैट इज एन 4,500 crore would be raised by the allotment of security to a custodian of the financial institution
instead of inviting application from the public by making a direct appeal to the investor to raise capital. Identify the method of flotation of new issue in the primary market being discussed above, which the company has decided to use. आपको ये बताना है कि 4,500 करोड़ रुपए रेज किए गए बाय अलॉटमेंट ऑफ द सिक्योरिटी to a custodian of the financial institution instead of the inviting subscription from the public by making a direct appeal to investor to raise. यहाँ पर क्या किया गया? ऑफर फॉर सेल नहीं, यहाँ पर देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इशू कर दिया गया. इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल है? दैट इज इन प्राइवेट प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है. ओके, सो द राइट आंसर इज ऑफ द क्वेश्चन नंबर 14 इज प्राइवेट प्लेसमेंट. So I hope today we cleared all the topics and all the question very easy, and I hope you will enjoyed it, and I hope you will cleared your all the confusion by the help of this video. Thank you, thanks a lot, and take care.